हेलो क्लास। मैं नवीन अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल यूपीएससी विद नवीन अग्रवाल पे। आज हम फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर 2 की क्लास कर रहे हैं, नंबर 2। इसकी हम शुरुआत कर रहे हैं और लास्ट क्लास में जो हमने करवाया है उसको रिवाइज करते रहिएगा, देखते रहिएगा। कोई भी अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो हमारे चैनल यूपीएससी विद नवीन अग्रवाल टेलीग्राम पे आप डाउट भेज सकते हैं। आपके डाउट का समाधान किया जाएगा, तुरंत किया जाएगा। आज हम देखते हैं फाइनेंशियल मार्केट पार्ट 2 की क्लास में। लास्ट क्लास में मैंने आप जो आपको करवाया था, व्हाट इज़ फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार क्या होता है क्या नहीं होता, हिस्ट्री ऑफ आरबीआई, हिस्ट्री ऑफ एसबीआई और नेशनलाइज बैंक, पीएनबी बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सब की मैंने आपको हिस्ट्री बता दी थी। ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में मैंने कहा था आपको मैं एक वो बैंक के बारे में बताऊंगा जिसकी इंग्लिश अगर कमज़ोर है, अगर वो व्यक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में आना चाहता है तो वो व्यक्ति आ सकता है उस बैंकिंग सिस्टम के द्वारा। तो आज देखते हैं वो बैंक और इसके बाद देखते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ आरबीआई। तो हेडिंग डालिएगा, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। जैसा मैं आपको बता चुका हूं लास्ट वीडियो में, आज़ादी के बाद जो भारत की बैंकिंग सिस्टम की शुरुआत हुई, आम आदमी के बैंकिंग सिस्टम की शुरुआत हुई, वो शुरुआत हुई 1955 में एसबीआई से। एसबीआई क्योंकि सरकारी बैंक था, सरकार का उस पर नियंत्रण था, सरकार उसकी मालिक थी। 100% सरकार की उसके पास, तब उस समय 100% सरकार की उसके पास इक्विटी थी। अगर सरकार उसमें पैसे डालती तभी वो मार्केट में लोन बढ़ा सकता था या ग्रामीणों को ऋण दे सकता था। सीमाएं थी सरकार की भी और उस बैंकों की भी। इसके बाद दूसरा रिवोल्यूशन जो हुआ आम आदमी को बैंकिंग तक पहुंचाने का, आम आदमी को बैंकिंग में जोड़ने का, उस बैंकिंग सिस्टम का नाम था नेशनलाइज्ड बैंकिंग एक्ट। नेशनलाइज किया गया 20 बैंकों को, प्राइवेट बैंक थे, सरकारी बैंक बनाया गया, जनता तक पहुंचाया गया, मगर उन बैंकों की भी सीमा थी। एक कमेटी बनाई गई, नरसिम्हन कमेटी, और उसके नरसिम्हन कमेटी से कहा गया, नरसिम्हन कमेटी 2 बार में बताई गई है, पार्ट 1 पार्ट 2। तो नरसिम्हन कमेटी पार्ट 1 की बात कर रहा हूं मैं। नरसिम्हन कमेटी को बनाया गया और नरसिम्हन कमेटी से कहा गया कि आप बताइए ग्रामीण बैंक तक, कृषि तक हम लोग कैसे पहुंच सकते हैं। क्योंकि डियर, आज भी भारत की एजुकेशन, भारत के जीडीपी में कृषि का योगदान तो कम हो गया है, मगर कृषि में जो 56% लोग व्यक्ति जो रोजगार पे लगे हैं वो एक बहुत बड़ी संख्या है। ग्रामीण क्षेत्र आज भी 70% है हमारी, किसका, हमारी जनसंख्या का। अप्रोक्सीमेटली 32% ही भारत में अर्बनाइजेशन हुआ है। वो भी आज की बात बता रहा हूँ मैं, 2011 की। और जब 1975 की बात करें तो आप सोच सकते हो डाटा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचना, कृषि सेक्टर को डेवलप करने में नरसिम्हन कमेटी को बनाया गया और उससे कहा गया कि आप एक सुझाव दीजिए। तो इन्होंने कहा आप एक अलग से बैंक बनाइए, उसका नाम होगा आरआरबी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। और इन बैंकों की शुरुआत कब की गई? इन बैंकों की शुरुआत की गई 2 अक्टूबर 1975 को। और शुरुआत में सरकार के द्वारा 5 बैंक ओपन किए गए। ठीक, 5 बैंकों से सरकार ने शुरुआत की आरआरबी की। आज अप्रोक्सीमेटली 36 के आसपास बैंक हैं, बचे हैं। अब तो बैंक बनेंगे नहीं, विजय के लिए कमेटी ने कह ही दिया कि आरआरबी को बनाने का, चलाने का कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि वाणिज्य बैंकों ने, कमर्शियल बैंकों ने पैठ अच्छी बना रखी है गांव गांव तक। मगर आरआरबी में क्या यूनिकनेस है वो देखते हैं। आरआरबी में यूनिकनेस क्या है? आरआरबी भारत में अपनी तरह का बैंक है जो आरआरबी अपनी तरह, भारत में अपनी तरह का बैंक है जो एक यूनिक कंसेप्ट पे है। वैसे देखा जाए तो बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग व्यवस्था, बैंकिंग सिस्टम पूरे देश में
किसके पास है? संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 7वीं अनुसूची में राज्य सूची का विषय नहीं है, ये केंद्र सूची का विषय है, यूनियन लिस्ट का विषय है। इस पे कानून बनाने का, संस्थान खोलने का, बैंकों को ओपन करने का, बैंक एम्प्लॉय को रेगुलेट करने का काम किसका है? वो काम है किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का। मगर यहाँ पे एक यूनिक व्यवस्था अपनाई गई। आरआरबी के गठन के लिए 50% जो स्टेक है वो किसका रखा गया? वो रखा गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। वो रखा गया किसका डियर? भारत सरकार का रखा गया 50% का स्टेक। रिमेनिंग 35% का जो स्टेक है वो स्पॉन्सर बैंक का स्टेक रखा गया, मतलब प्रवर्तक बैंक का स्टेक रखा गया। कोई बैंक आरबीआई आरआरबी को टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल सपोर्ट देगा तभी चल पाएंगे गांवों में आरआरबी। और यूनिकनेस क्या है? 15% इसके अंदर क्या है? स्टेट गवर्नमेंट का शेयर है 15%। ये यूनिकनेस है। बस बैंकिंग में राज्य सरकार का कोई शेयर होता नहीं है, मगर ये एकमात्र है जहां पे राज्य सरकार का शेयर है 15%। इसीलिए आरआरबी शायद सरवाइव नहीं कर पाए और इसीलिए आरआरबी शायद विस्तार भी ढंग से कर पाए, क्योंकि इसमें राज्य सरकारें हैं। तो आरआरबी में ये यूनिकनेस है। याद रखना, क्वेश्चन ये आता है, क्या भारत में प्रचलित सभी बैंकों कि सभी बैंक जो संविधान की 7वीं अनुसूची का यूनियन लिस्ट का विषय है, क्या सभी बैंक यूनियन लिस्ट के तहत आते हैं? नहीं, सभी बैंक नहीं आते। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि राज्य सूची के विषय में भी बैंक आते हैं जो है आरआरबी। समझ आया? उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे, फंक्शंस ऑफ आरबीआई। ध्यान से सुनिएगा डियर। अगर फाइनेंशियल मार्केट के आरबीआई सेक्शन में, मनी मार्केट में आपको दो बातें समझ में आ गई। फर्स्ट जो बात समझनी है आपको, फंक्शंस ऑफ आरबीआई, अगर ये समझ में आ गया तो 50% सिलेबस कवर हो गया। दूसरा एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एंड मॉनेटरी पॉलिसी, अगर ये समझ में आ गया तो 50% सिलेबस कवर हो गया। बाकी बैंकिंग सिस्टम में इतना कोई रिवोल्यूशन धीरे धीरे होता है, ज़्यादा नहीं होता है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, गहराई के टॉपिक हैं। क्वेश्चन इसमें से अच्छे खासे आते हैं, मगर जो थोड़े से आते हैं थोड़े से टिपिकल आते हैं। अगर आप इसको समझ लेंगे तो आप अच्छी तरीके से इसको कर पाएंगे। तो डालिएगा हेडिंग, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, फंक्शंस ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक के कार्य। रिजर्व बैंक का डियर फर्स्ट कार्य है, रिजर्व बैंक और बैंकों से जो अलग करता है सबसे पहला कार्य। और आपको मैं बात बताऊं, मतलब वैसे सरकार ये कहती है कि आप हमारी हेल्प कीजिए, जनता की हमारी सरकारी प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी समझिए। अगर हम गांवों का उद्धार कर रहे हैं, गांवों में साफ सफाई कर रहे हैं, स्मार्ट विलेज का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो आप भी हमारा सहयोग कीजिए। मतलब सरकार हर चीज में हमारा सहयोग मांगती है, मगर कभी भी सरकार का एक चीज में सहयोग मत कर दीजिएगा। और वो सहयोग किस में मत कर दीजिएगा? बैंकों को नोट जारी करने में सहयोग मत कर दीजिएगा, जुर्म है ये, अंदर हो जाएंगे हम लोग, ठीक है। बाकी सब चीजों में सहयोग कीजिएगा, मगर इस चीज में सहयोग मत कीजिएगा। स्टेट बैंक है, पीएनबी है, और भी बैंक है, अगर उन बैंकों से और भारत के आरबीआई के दोनों बैंकों में अगर सबसे बड़ा फर्क है तो यही फर्क है इस काम का। अगर ये काम कोई भी बैंक कर लेगा तो वो बन जाएगा सेंट्रल बैंक, मगर भारत में ये काम एक ही करता है, वो करता है आरबीआई। आरबीआई नोटों को जारी करता है, इशूअर ऑफ द बैंक नोट्स, आरबीआई बैंकों को जारी करता है। और ध्यान करना, आरबीआई भारत में जितने भी सिक्के और जितने भी प्रचलित हैं, कॉइन्स एक्ट हैं, सबको जारी करता है, वो जारी करता है आरबीआई। आरबीआई 1 रुपए के सिक्के व नोट को छोड़कर इन्हें वित्त मंत्रालय जारी करता है। सभी प्रकार के सिक्के व नोट जारी करता है वो है आरबीआई। क्लियर? 1 रुपए के सिक्के और 1 रुपए के नोट को छोड़कर, 1 रुपए के सिक्के और 1 रुपए के नोट को जारी करने वाली संस्था कौन है? वो है फाइनेंस मिनिस्ट्री। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑप्शन होगा या ऑप्शन होगा फाइनेंस मिनिस्ट्री, दोनों में एक ही बात है। 1 रुपए के नोट और सिक्के को जारी करने वाली संस्था कौन सी है? गवर्नमेंट। आरबीआई की मदद से ही प्रचलित नहीं, उसको प्रचालित करती है। मतलब आरबीआई संस्था जो है 1 रुपए का नोट और सिक्के है, ये
इसको बनाती तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मगर उसको सर्कुलेट इंडिया में करती है, प्रचलित करती है वो सरकार जो करती है वो आरबीआई की ही मदद से उसको करती है। और नोट कीजिएगा ये बात, 1 रुपए के नोट पर फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं। 1 रुपए के नोट को छोड़कर अगर आपके पास कोई भी नोट है, अभी अगर देख रहे हैं वीडियो निकाल के देखिएगा, उस नोट के ऊपर सिग्नेचर जो होंगे बिल्कुल बीचों बीच, वो सिग्नेचर किसके होंगे? गवर्नर ऑफ आरबीआई के। जब ये नोट इशू हुआ है, जब ये नोट जारी हुआ है, तो उस पे नोट होंगे गवर्नर ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ सॉरी आरबीआई के। मगर 1 रुपए का नोट ही ऐसा है जिसपे सिग्नेचर होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं। और 1 रुपए के नोट पे एक बात और देखिएगा, नोट कीजिएगा एक बात, 1 रुपए का जो सिक्का है, 1 रुपए का जो कॉइन है, इसको भारत सरकार ने 1 रुपए का जो नोट है उसको भारत सरकार ने क्वाइनेज एक्ट के द्वारा उसको सिक्के की ही उपमा दे रखी है। ठीक है, 1 रुपए के नोट को क्वाइनेज एक्ट के, तो इंडियन क्वाइनेज एक्ट के द्वारा भारत सरकार ने उसको सिक्के की ही उपमा दे रखी है। 1 रुपए का नोट आप बोलते हैं, 1 रुपए कागज का नोट, मगर भारत सरकार कानून के रूप से उसे सिक्का ही मानती है 1 रुपए के नोट को। अब एक बात और क्लियर करते हैं दिमाग में, सुना होगा सरकार का वादा 15 लाख रुपए देने का, कुछ लोग बोलते हैं, मतलब सरकार का वादा था कि हर किसी को 15 लाख रुपए मिलेंगे, मगर मिले तो नहीं है। मेरे दिमाग में भी कई बार क्वेश्चन आता था जब मैं पढ़ता था, सरकार जब आरबीआई की मालिक है, आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा, तो सरकार सभी को लोगों को नोट छाप कर दे क्यों नहीं देती और गरीबी दूर कर देती है? क्योंकि गरीबी के पास एक ही तो बात है, उसके पास नोट नहीं है, उसके पास करेंसी नहीं है। क्या आपको नहीं लगता ऐसा कभी कि सरकार को छापने चाहिए नोट और छाप के दे देने चाहिए? किसको? जनता को दे देने चाहिए। नहीं हो सकता क्या? कभी अगर सरकार आ गई किसी की गठबंधन में, नहीं हो सकता भारत में। भारत कभी भी नहीं बनेगा वेनेजुएला, भारत कभी भी नहीं बनेगा रवांडा, भारत कभी भी हेती नहीं बनेगा, भारत कभी भी जिम्बाब्वे नहीं बनेगा। क्यों? उसका एक कारण है, नेहरू जी इसकी व्यवस्था पहले ही कर गए हैं। अगर कोई सरकार कहती है आरबीआई को कि नोट छापें, तो आरबीआई की मजबूरी है उसे नोट छाप के देना। आरबीआई एक्ट में लिखा हुआ है कि वो सरकार की बात को मानेगी, मगर उसी एक्ट में लिखा हुआ है कि आरबीआई उसको छापने के लिए एक व्यवस्था है, MRS, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, न्यूनतम आरक्षित राशि, उसकी द्वारा ही नोट छाप के सरकार को देगी। अब देखते हैं वो MRS है क्या। बैंक में जैसे ही आरबीआई नेशनलाइज हुआ था, मैं आपको क्लास में बता चुका हूं 1949 में, उसके बाद ही आरबीआई ने पहली बार जब नोट छापने की व्यवस्था सोची, तो उसके साथ ही सरकार ने एक पॉलिसी अपनाई 1957 में। तो 1957 में आरबीआई ने नोट जारी करने के लिए MRS को अपना लिया था। MRS को अपना लिया था 1957 में, उसको अपना लिया था। अब ये क्या है MRS, ये देखते हैं। MRS का मतलब मिनिमम रिजर्व सिस्टम। सरकार बोलेगी आरबीआई गवर्नर को कि नोट छाप के मुझे दो, चुनाव आ रहे हैं या मुझे जनता में बांटने हैं जिससे मेरे वोट बैंक बढ़े। आरबीआई तुरंत कहेगा जी सरकार मैं छापता हूं, मगर जैसा कि एक्ट में लिखा हुआ है आपको 200 करोड़ रुपए का मेरे पास MRS भेजिए। सरकार पूछेगी ये क्या होता है, तो आरबीआई कहेगा सर 200 करोड़ रुपए का एक MRS होता है, 200 करोड़ रुपए में से 115 करोड़ रुपए में से 200 करोड़ में से 115 करोड़ रुपए का आपको मुझे देना है सोना, गोल्ड, और 85 करोड़ रुपए की आपको मुझे देनी है फॉरेन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देनी है आपको मेरे को, और इन दोनों को देने के बाद मैं आपको 200 रुपए का नोट छाप के दे दूंगा। अब ये है क्या सिस्टम? डियर याद रखना, विश्व में सबसे एडवांस कैश बिकता है एक तरह से पेट्रोल क्रूड ऑयल, मगर उसकी पेमेंट भी 72 घंटे बाद करनी पड़ती है हॉर्मुज की खाड़ी पार करने के बाद। मगर सोना विश्व में कैश नहीं बिकता है, सोना विश्व में नगद बिकता, कैश बिकता है, क्रेडिट पे नहीं बिकता, उधार नहीं बिकता है। अगर सरकार को लेना है तो सरकार को मार्केट से 115 करोड़ रुपए का सोना खर्च करना पड़ेगा। ऐसे ही विदेशी आरक्षित निधि, फॉरेन करेंसी भी, फॉरेन सिक्योरिटीज भी क्रेडिट पे नहीं मिलती हैं। अगर क्रेडिट पे मिलती तो वो इशू ही क्यों करते? ये दोनों कैश मिलती हैं। मतलब सोच के देखो, 200 करोड़ रुपए का कैश मतलब 115 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी और 85 करोड़ रुपए की फॉरेन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अगर सरकार देती है, कि सरकार इसको परचेज करती है और आरबीआई को देती है, और बदले में आरबीआई उतने ही के नोट खरीद के नोट छाप के दे देता है सरकार को, तो सरकार को क्या मिला? कुछ एक्स्ट्रा मिला?
नहीं, 200 करोड़ को एमआरएस में कन्वर्ट करा, एमआरएस कन्वर्ट करने के बाद वो कैश में कन्वर्ट हो गया, कुल मिला के 200 के 200 ही तो करोड़ रुपए मिले। इसीलिए हमारे देश में कभी भी ना तो आर्टिकल 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती है और ना ही कभी जिम्बाब्वे वाली कंडीशन आ सकती है कि एक ब्रेड का पैकेट लेना है और थैला भर के कट्टा भर के नोट ले जाना है और तब एक ब्रेड का पैकेट आएगा। इसीलिए भारत में क्वेश्चन भी कई बार आता है, भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 के तहत वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा है? तो आंसर एक ही होगा, ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, कभी नहीं लगा है ना कभी लगेगा। तो ये है हमारे यहाँ नोट छापने का सिस्टम, MRS मिनिमम रिजर्व सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं, आरबीआई को पावर है, आरबीआई एक्ट का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट होता है 1949, जो आरबीआई की करेंसी में मुद्रा छापने की पावर, मुद्रा छापने को डिस्क्राइब करता है। तो आरबीआई 10,000 रुपए मूल्य वर्ग तक के नोट जारी कर सकती है, 10,000 से ज्यादा के नोट जारी करने की पावर नहीं है आरबीआई को। 2,000 का, 5,000 का, 10,000 का नोट छाप के दे सकती है आरबीआई सरकार को। ये है फर्स्ट फंक्शन आरबीआई का, जो आरबीआई को यूनिकनेस देता है, आरबीआई को अलग करता है बाकी सभी बैंकों के साथ। क्लियर हुआ होगा उम्मीद करता हूं। यहां पे आरबीआई का सेकंड फंक्शन है, आरबीआई बैंकर्स ऑफ द ऑल गवर्नमेंट, सरकार का बैंक है आरबीआई, आरबीआई सरकार का बैंक है। आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राज्य सरकार की बैंकिंग एजेंट, उनका बैंकिंग एजेंट है, मतलब सरकार का और राज्य सरकार जितने भी राज्य हैं उन सबका खाता है आरबीआई में। जैसे आपके पिताजी का, आपका खाता है पीएनबी में, आपकी बहन का, आपकी मम्मी का, आपके परिवार का खाता है पीएनबी में। पीएनबी में आप ट्रांजैक्शन करते हैं, अगर आपके पास एक्स्ट्रा मनी है तो आप अपने बचत खाते में जमा करवा देते हैं। अगर आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है तो आप उस बचत खाते से निकाल लेते हैं। अगर आपके पास एक्सेस मनी है जो जरूरत नहीं है 6 महीने से साल भर तक, तो आप एफडी बना देते हैं। अगर आपको गाड़ी लेनी है तो आपको लोन की रिक्वायरमेंट है तो आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं। इसी प्रकार से दो कस्टमर हैं आरबीआई के सबसे ज्यादा बड़े, आरबीआई के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और राज्य सरकार है। आरबीआई इनके लिए, जैसे आपके लिए पीएनबी काम कर रहा है, आरबीआई इनके लिए बैंकिंग एजेंट का काम करता है, और दूसरा इनके लिए फाइनेंशियल वित्तीय सलाहकार का काम करता है। राजकोषीय जीडीपी का के राजकोषीय घाटा कितने % रहना है? सरकार को योजना लाना चाहती है, आयुष्मान भारत योजना लाना चाहती है, तो आरबीआई से पूछती है कि कितना फंड लग जाएगा, कितना फंड की अरेंजमेंट हो जाएगा, मार्केट से क्या आ जाएगा, सब कुछ उसका रखती है। सरकारी खाता, जितने भी सरकारी अकाउंट्स हैं उन सबको आरबीआई देखती है, मेंटेन नहीं करती है, वो तो कैग करती है, मगर उसको एक बार व्यूज देखती है, सरकार के ट्रांजैक्शन की देखती है। और राजकोषों का प्रबंधन मतलब सरकार का खजाना किसके पास है? आरबीआई के पास ही है। आरबीआई सरकार की ओर से सरकारी प्रतिभूतियों को क्रय और विक्रय भी करती है। सरकार की ओर से प्रतिभूतियों को क्रय और विक्रय करने का मतलब ये है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को आरबीआई बेचती है। जब सरकार को क्या जरूरत है? पैसे की जरूरत है, सिक्योरिटीज को बेचेगी। कोई जो व्यक्ति खरीदेगा उसे उस अमाउंट का, प्रिंसिपल का और इंटरेस्ट का मिल जाएगा एक टेन्योर पे, 1 साल बाद। मान लो टेन्योर है 10%, इंटरेस्ट है 10%, सिक्योरिटीज है 1 लाख रुपए की, तो उसको 1 साल बाद 1,10,000 रुपए सरकार देगी, और फिलहाल उस व्यक्ति जो खरीदेगा उसको सरकार को देगा 1 लाख रुपए। ये व्यवस्था, ये ट्रांजैक्शन कौन करता है? राजकोषीय प्रबंधन का, खरीदता बेचता सरकारी प्रतिभूतियों का ये करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का बैंकर्स है। नेक्स्ट चलते हैं, बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक, आरबीआई बैंकों का बैंक है। ध्यान रखना इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। बैंकों के बैंक का मतलब भारत में एसबीआई है, भारत में नेशनलाइज्ड बैंक पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है। इसके साथ साथ भारत में विदेशी बैंक है, जैसे एचएसबीसी, हांगकांग शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, हांगकांग शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। हांगकांग से लग रहा है शायद इसका हेडक्वार्टर ताइवान में होगा, शंघाई से लग रहा है शायद हेडक्वार्टर चीन में होगा। जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि शंघाई चीन की फाइनेंशियल कैपिटल है, मगर नहीं, इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। लंदन का ये बैंक है, मगर दिल्ली में, रायपुर में, भोपाल में, आगरा में, कानपुर में, ग्वालियर में ये बैंक रन कर रहा है। ये विदेशी बैंक है, मगर ध्यान करना ये बैंक का हेडक्वार्टर लंदन में जरूर है, मगर अगर भारत में विदेशी बैंक है या कोई भी बैंक अगर काम करना चाहता है तो उसे आरबीआई की ही टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है। आरबीआई के पास ही अपना अकाउंट बनाना पड़ता है, आरबीआई की कंडीशन पे ही चलना
पड़ता है। वो होगा लंदन का बैंक, मगर भारत में उसे एसबीआई की तरह या पीएनबी की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। इसीलिए कहा जाता है जिस तरह आरबीआई सरकार की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करता है, उसी प्रकार की भूमिका आरबीआई अन्य बैंकों की बैंकिंग एसेट्स या सलाहकार की भूमिका भी निभाता है। नोट, सभी बैंक चाहे वो सरकारी हो, निजी हो मतलब प्राइवेट हो, आईसीआईसीआई हो या विदेशी हो, एचएसबीसी हो, संकट के समय देनदारियां पूरी करने के लिए कुछ जमा आरबीआई के पास रखते हैं। कुछ भी हो सकता है डियर, भारत में ध्यान रखना बड़ा गर्व का विषय है। तो 2008 में भारत विदेश में सबसे बड़े बैंकिंग स्ट्रक्चर जहां पे है यूएसए में, उसके 2 बड़े बैंक डूब गए, लेमैन एंड गोल्डमैन सैक्स बैंक डूब गए। मगर भारत का ना तो कोई बैंक डूबा, ना आरबीआई डूबा, ना कोई बैंक डूबा। उसका कारण क्या है? बैंक कोई भी हो, प्राइवेट हो, सरकारी हो, निजी हो, उसके पास आरबीआई के पास देनदारियां पूरी करने के लिए कुछ जमा आरबीआई के पास रखना पड़ता है। और वो देनदारियां क्या रखना पड़ता है, डिटेल में पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी में, मगर वहां पे इसको नाम समझ लो सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर और एसएलआर, सीआरआर का मतलब है कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर का मतलब है स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो। ये रखना पड़ता है आरबीआई के पास। मॉनेटरी पॉलिसी है, वहां पे इसको डिस्कस डिटेल में करेंगे। फिलहाल ये समझ लीजिए कि कोई भी बैंक को देनदारियां पूरी करने के लिए आरबीआई के पास कुछ रिजर्व रखना मैंडेटरी है, आवश्यक है। नेक्स्ट कार्य है लेंडर्स ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, अंतिम उपायकर्ता। अंतिम उपायकर्ता है इसका हिंदी ट्रांसलेशन। अंतिम उपायकर्ता के रूप में ऋणदाता संकट के समय अनुसूचित वाणिज्य बैंक तरलता प्राप्त करने के लिए आरबीआई पर निर्भर रहते हैं और आरबीआई उनका संकट मोचन है, मोहक नहीं, मोचन है, संकट मोचक है। देखो डियर, सीधी सी बात है, कई बार साल में एक बार होता ही है कि एक अफवाह फैलती है, वो भी एक विशेष बैंक के लिए। नाम मैं ले लूंगा क्योंकि ये मंच ऐसा है जहां पे हम सबका सम्मान करते हैं, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते। एक विशेष बैंक है, साल में एक बार ये अफवाह फैलती है कि ये बैंक डूबने वाला है। वैसे डूबता नहीं है वो, हर साल अब तो पुराने लोग तो जान गए हैं उस बैंक के बारे में कि अफवाह फैलाई जाती है इस बैंक के बारे में, क्योंकि वो बैंक प्राइवेट सेक्टर का फर्स्ट या सेकंड ही रहता है। ठीक है, तो उस बैंक के बारे में अफवाह फैलाई जाती है। लोग टूट पड़ते हैं किसके लिए? जमा अपनी निकालने के, डिमांड डिपॉजिट को निकालने के लिए कि हमें दो पैसा हमें दो। अचानक ही विड्रॉल बढ़ जाता है, डिपॉजिट कम हो जाता है। ऐसे कंडीशन में एक तरलता का सिस्टम, तरलता की कमी पड़ जाती है। मांग करने वाले ज्यादा हैं, जमा करने वाले कम हैं। अचानक तरलता की कंडीशन हो गई है, मगर ये लंबे नहीं चलेगी। ऐसी कंडीशन में संकट मोचन की भूमिका निभाता है आरबीआई। इसीलिए आरबीआई को कहा जाता है लैंडर्स ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। आरबीआई उनका संकट मोचन बनता है। नेक्स्ट फंक्शन है आरबीआई का फंक्शन नंबर 5, आरबीआई कस्टोडियन ऑफ फॉरेन करेंसी। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन करेंसी रिजर्व की भूमिका भी निभाता है आरबीआई। जैसा कि मैं अपने लास्ट लेक्चर में और कई लेक्चर में बोल चुका हूं आपको, जो भूमिका ब्लड शरीर में निभाता है, दौड़ता रहता है हमारे शरीर में, हमारे शरीर को रेगुलेट करता रहता है, वैसे ही भूमिका निभाती है करेंसी मार्केट में और करेंसी इकोनॉमी में भूमिका निभाती है। ना ज़्यादा होनी चाहिए ना कम होना चाहिए। अगर ब्लड ज़्यादा हुआ तो बीपी बढ़ जाएगा, अगर कम हुआ तो बीपी माइनस हो जाएगा। कंडीशन दोनों ही सही नहीं है शरीर के लिए। वैसे ही बशरी इकोनॉमी में करेंसी भूमिका निभाती है, ना तो एक्सिस होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, ना ही कम होनी चाहिए। अब ये देखते हैं है क्या। विदेशी मुद्रा आरक्षी निधि का संरक्षण करता है आरबीआई। इसके तहत आरबीआई विदेशी मुद्रा का संरक्षण करता है। इसके तहत आरबीआई रुपए की स्थिरता प्रदान करने के लिए विदेशी मुद्रा का क्रय प्लस विक्रय करता है। इसके तहत आरबीआई विनिमय मुद्रा को स्थिर भी रखता है। सबसे पहले देखो, आरबीआई विदेशी मुद्रा का संरक्षण करता है। सरकार को कुछ विदेशी मुद्राएं अपने में रिजर्व रखनी पड़ती हैं, क्योंकि सरकारी कंपनियां ओएनजीसी वगैरह परचेजिंग करती हैं जब ब्रेंट क्रूड ऑयल का, तो उसके बदले में क्या चाहिए? डॉलर चाहिए। तो हमें विदेशी करेंसी का संरक्षण करना पड़ता है। ये सरकार किसके पास रखती है? सरकार आरबीआई के पास रखती है। आरबीआई रुपए की स्थिरता भी प्रदान करता है। कई बार रुपया गिरता रहता है, गिरने लगता है, तो आरबीआई डॉलर को बेच के और रुपए को खरीद के रुपए को स्थिर करता है।
ठीक है, इसके द्वारा मैनेज किया जाता है गिरती हुई करेंसी को, और विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करता रहता है। डिमांड अगर ज्यादा बढ़ गई है अचानक पाउंड की, तो वो डॉलर को बेचता है, पाउंड को खरीदता है और भारतीयों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसके तहत आरबीआई विनिमय दर को भी स्थिर रखता है। विनिमय दर को स्थिर करने का मतलब क्या है कि करेंसी का मूल्य ना ज्यादा गिर पाए, ना ज्यादा उठ पाए और ना ज्यादा फ्लक्चुएशन हो पाए एक ही दिन में, टैगिंग सिस्टम आराम से चले। लास्ट है 6, आरबीआई का फंक्शन कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई, आरबीआई जो भूमिका निभाता है कंट्रोलर एंड ऑफ मनी सप्लाई, इसका मतलब क्या है, आरबीआई देश में मुद्रिक नहीं है ये, मौद्रिक आवश्यकताओं की पूर्ति पर नियंत्रण रखता है, जिससे मुद्रास्फीति और अविस्फीति दोनों को नियंत्रित रखता है। सबसे इंपॉर्टेंट है डियर, ध्यान रखना। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं अगर समझ सकते हो तो। भारत त्योहारों का देश है, त्योहार हो जाते हैं, होली से त्योहार शुरू है और दिवाली तक त्योहार ही रहते हैं। होली और दिवाली के बीच में कुछ समय ऐसा रहता है जब कोई त्योहार नहीं रहता, छोटा मोटा रहता है, बैसाखी वगैरह रहता है, बाकी तो भारत त्योहारों का देश है। मगर इन त्योहारों में सबसे बड़ा त्योहार कौन सा? जी हाँ, दिवाली। दिवाली सबसे बड़ा त्योहार कौन सा? दिवाली में सबसे ज्यादा परचेजिंग होती है। कारण क्या? दिवाली के अंदर एक्सेस मनी होती है, सबकी कंपनियां बोनस देती हैं और ये बोनस का जो एक्सेस पैसा आता है बाजार में, यही अतिरिक्त डिमांड पैदा करता है और बाजार में अतिरिक्त डिमांड पैदा करता है, बाजार के लोग खरीदारी करने के लिए निकल पड़ते हैं। मगर ये जो त्योहार का समय है चल जाता है, उसके बाद ठंडक हो जाती है। मगर कभी इकोनॉमी में अगर मनी ज्यादा हुई, जैसे मैंने बताया, अगर ब्लड ज्यादा हुआ तो बीपी बना देगा, बीपी हाई कर देगा, कम हुआ तो बीपी लो कर देगा। दोनों ही कंडीशन शरीर के लिए सही नहीं है। ऐसा ही इकोनॉमी के लिए है, अगर पैसा ज्यादा है तो वो डिमांड बनाएगा, डिमांड बढ़ाएगा तो वो मार्केट में इन्फ्लेशन को बढ़ा देगा, मार्केट में महंगाई को बढ़ा देगा। एक्सेस मनी क्रिएट एक्सेस डिमांड, एक्सेस मनी क्रिएट एक्सेस डिमांड, ध्यान रखना। अतिरिक्त पैसा अतिरिक्त मांग उत्पन्न करता है, तो ये सही नहीं है। उस समय जो एक्सेस पैसा है, आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा या सिक्योरिटी बेच के या ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशंस के द्वारा एक्सेस मनी को सक करता है और उसको रोकता है अपने पास, जिससे मुद्रास्फीति नियंत्रण में आ जाए। और सेकंड है अविस्थिति। जैसा मैंने बोला, बीपी लो हो जाए वो भी सही नहीं है। डिफ्लेशन अगर होता है तो डिफ्लेशन भी सही नहीं है। मार्केट में पैसा ही नहीं है तो लोग परचेजिंग नहीं करेंगे, डिमांड नहीं रहेगी, प्रोडक्शन नहीं होगी, प्रोडक्शन नहीं होगी तो रोजगार बेरोजगारी बढ़ जाएगी। ये भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए मार्केट में जब डिफ्लेशन होता है तो आरबीआई एक्सेस मनी देके, आरबीआई थोड़ा सा पैसा रिलीज करके रेपो रेट को डाउन करके मार्केट में पैसे को बढ़ा देता है। ठीक, तो ये प्रोसीजर किसका है? ये प्रोसीजर है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई के द्वारा। रेगुलेटर्स ऑफ बैंक, आरबीआई रेगुलेटर्स ऑफ बैंक की भूमिका निभाता है। आरबीआई एक्ट 1934 एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के द्वारा आरबीआई शक्तियों के द्वारा बैंकिंग सेक्टर का नियमन करता है, नए बैंकों को लाइसेंस देता है। आरबीआई रेगुलेशन की भूमिका में क्या करता है? नए बैंकों को लाइसेंस देता है और पुराने बैंकों की विस्तार की भूमिका निभाता है। जितने भी ब्रांचेस ओपन करनी है विदेशों में एसबीआई को, तो वे विस्तार के लिए आरबीआई के पास ही जाएगा। तो आरबीआई रेगुलेटर की भूमिका में दो चीजों के इस्तेमाल करता है, आरबीआई एक्ट 34 का पावर का और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का, जिसके अंदर आरबीआई बैंकों को लिए लाइसेंस देता है और इसके साथ साथ उसे क्या देता है? विस्तार की परमिशन भी देता है आरबीआई। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है 8 का, आरबीआई की 4 सहायक कंपनीज हैं। कौन कौन सी हैं देखते हैं, जिसमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डियर डीआईसीजीसी। अच्छा, कभी सोचा है आप लोगों ने, हम लोग जो आमतौर पे अपनी लाइफ में कहते हैं यार अपना सरकारी बैंक में पैसा रखना है कि मुझे प्राइवेट बैंक में नहीं जाना, पैसा अगर डूब गया, बैंक डूब गया तो मेरा पैसा भी डूब जाएगा, कहते हैं ना। मगर डियर साइंटिफिक रूप से, इकोनॉमिक रूप से ध्यान से सुनो मेरी बात को। आपका पैसा पीएनबी में जितना सुरक्षित है, एसबीआई में जितना सुरक्षित है, उतना ही आईसीआईसी बैंक प्राइवेट बैंक में सुरक्षित है, उतना ही एचएसबीसी विदेशी बैंक में सुरक्षित है, उतना ही सिटी बैंक विदेशी बैंक में सुरक्षित है। अगर कोई बैंक डूबता है, सरकार जितना पैसा डूबने पे देगी उतना ही आईसीआईसी में देगी और उतना ही क्या देगी? एचएसबीसी में देगी। कैसे देगी? बैंकिंग सिस्टम में एक स्ट्रक्चर बना रखा है गवर्नमेंट ने। वो क्या स्ट्रक्चर है डीआईसीजीसी का, इसको हम समझते हैं। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी
कॉर्पोरेशन। डिपॉजिट मतलब डिपॉजिट इंश्योरेंस कर देगी नए बैंक, ये बैंकों में जमाकर्ताओं को 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर की गारंटी देता है। कोई भी बैंक है जितनी भी ट्रांजैक्शन करता है उसका एक मिनिमम सा अमाउंट जमा करवाता है आरबीआई के पास, डीआईसीजी के पास। और अगर ध्यान रखना, अगर एसबीआई डूबा, आपके एसबीआई में दिल्ली में बैंक है, अकाउंट है, और जयपुर में आपका बैंक अकाउंट है, दिल्ली के बैंक अकाउंट एसबीआई में 2 लाख रुपए हैं, जयपुर के अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं, तो आपके टोटल एसबीआई में जमा है कितने, 7 लाख रुपए। मगर अगर बैंक डूबा तो आपको 5 लाख रुपए ही मिलेंगे, ध्यान रखना, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। पहले 1 लाख रुपए तक की सीमा थी, अब इसको बढ़ाई कर दिया गया है 5 लाख रुपए। अच्छा, अगर एसबीआई में अगर 2 लाख रुपए हैं दिल्ली में, 1 लाख रुपए हैं जयपुर में, तो 5 लाख मिल जाएंगे? नहीं, 3 लाख रुपए तक मिलेंगे, इससे नहीं मिलेंगे। 5 लाख रुपए मैक्सिमम है, और मिनिमम तो उतना नहीं है जितने आपके अकाउंट में है। आरबीआई की दूसरी कंपनी, सबसे बड़ी दूसरी कंपनी है BRBNMPL, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट, करेंसी यही छपती है आप लोगों की। भारत में 4 करेंसी नोट छापने की प्रेस है, 4 करेंसी। 2 प्रिंटिंग प्रेस जो है नासिक और देवास में है, 2 तो नासिक में है और देवास में है। देवास एमपी में पड़ता है, नासिक पड़ता है कहां पे, महाराष्ट्र में पड़ता है, देवास उज्जैन के पास पड़ता है। भारत सरकार के नियंत्रण में है। वह मैसूर कर्नाटका में, सालबोनी जो है पश्चिम बंगाल में, ये आरबीआई के नियंत्रण में है। ये 4 ही है, वो 2 में तो केंद्र सरकार का नियंत्रण है, 2 में आरबीआई का नियंत्रण है। सिक्कों की टकसाल भारत सरकार के नियंत्रण में है सारी, और वो भारत सरकार कितने में, 4 में है। मुंबई, हैदराबाद, कलकत्ता, नोएडा, ये 4 में तो छपते हैं, कॉइन्स छपते नहीं, मतलब टकसाल है मिंट की, ठीक है। और 4 नोट की है, जिसमें 2 का सरकार नासिक और देवास पे केंद्र सरकार का नियंत्रण है, और मैसूर और सालबोनी पे किसका, आरबीआई का नियंत्रण है डायरेक्ट। यहां भी नोट ही छपते हैं, मगर नोट छपने के बाद भारत सरकार के नियंत्रण में छापती भारत सरकार है, मगर उसको रेगुलेट करने का काम किसका है, केंद्र सरकार का है। ये भारत सरकार की आरबीआई की 4 कंपनियां हैं, ठीक है डियर। फंक्शंस ऑफ आरबीआई हो चुके हैं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एमपीसी और मॉनेटरी पॉलिसी। पढ़ते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, कंप्लीट पैकेज है इकोनॉमी का, आराम से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, कंसेप्ट सॉल्व होंगे। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप हमको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज की कक्षा का समापन यही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी उत्साह के साथ, इसी जोश के साथ। थैंक यू गिलास, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, यूपीएससी विद नवीन अग्रवाल। थैंक यू गिलास एंड हैव ए नाइस डे।